चलिए, तो अभी अपन करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 Jan 2022। तो ये परचेज नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब पहले की मशीनें पड़ी है अपने पास में 19 लाख का। एट अकाउंट वर मेड अप ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। आप जो ईयर एंड करते हो 31 दिसंबर को करते हो। एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV का मेथड है डेप्रिसिएशन का। On 1st June 2022, a new machinery was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred 8,920, जो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपने 1 जून 2022 को एक मशीन ली है जिसकी वैल्यू है 2,88,920। ऐड कर लो उसमें खर्चा इंस्टॉलेशन का। ऑन 1 जून 2022, ठीक है, सेम डेट पे क्या हुआ है, एक मशीन जो थी जिसकी वैल्यू, जिसकी कॉस्ट 4,37,400 थी, जो की थी 1 Jan 2020 को, was sold for 75,000, उसको अपन ने बेच दिया 75 में। Another machine which had the cost of 4,37,000 on 1 Jan 2021 was scrapped on the same date, और उससे भी कुछ मिला नहीं, मतलब एक तरह से सेल ही हुआ बट पैसा जीरो मिला, ऐसे मानिए। आपको मशीन अकाउंट बनाना है 2022 का सिर्फ, और दिक्कत है इसमें, एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? दिक्कत क्या है कि वैल्यू जो है ना वो सब अलग डेट पे दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है ये दे रखा है इधर 1 Jan 20 का, ठीक है, और एक ये जो वैल्यू है ये इस डेट का है, और ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाला था जो तुम्हारा 19 लाख का, ये 1 Jan 2022 का वैल्यू है। तो अभी कैसे करेंगे? चलो मैं इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता हूं जिससे तुमको समझ में आएगा क्या हुआ। ठीक है, चलो देख लो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं। आज ये डेट है 1 Jan 2022। आज हमारे पास में 19 लाख की असेट की वैल्यू है, ये है WDV, मतलब बैलेंस वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपने एक मशीन परचेज की थी, कहां से आपने एक मशीन परचेज की थी, ठीक है, ये तो नई परचेज की, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, वो तो बाद में की है। बट ये बोल रहा है उसी दिन आपने जो बेची है वो आपने परचेज की 1 Jan 2020 को। कब परचेज की थी? इस टाइम पे परचेज की थी, जो कि इसके अंदर इंक्लूड होगी क्योंकि बेची बाद में है, यहां पे बेची है, तो 1 Jan 2022 में वो इंक्लूड होगी। इसकी जो कॉस्ट थी, यहां पे जो कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट थी इसकी? 4,37,400, 4,37,400 की कॉस्ट थी। एक और मशीन यहां पे थी 1 Jan 2021 को, 4,37,000 की कॉस्ट थी। अब जब 2022 का मैंने वैल्यू काउंट किया तो उसमें वो पहली वाली मशीन भी होगी, दूसरी वाली भी होगी, और हमने इधर ये मशीन बेच दी, इधर बेची है, बराबर ना। तो जब हम बेचते हैं तो सबसे पहले तो हमको उस दिन का वैल्यू निकालना पड़ता है। अब उस दिन का वैल्यू कैसे निकालूंगा बताओ? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जो 19 लाख है ना इसके 3 हिस्से कर सकता हूं। कितने हिस्से कर सकता हूं? 3। इसके 3 बॉक्स बना दिए। पहला बॉक्स ये वाला, दूसरा बॉक्स ये वाला, और तीसरा बचा हुआ। तो 19 लाख में जितना पहले का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, जो दूसरे का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, और बचा हुआ तीसरे का वैल्यू होगा, जिसमें से फिर जो पहला बेचा उसका जो बचा हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके उसका अपन आराम से कर सकते हैं। दिक्कत क्या हुई है पता है तुमको? इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रही है? तुमने समझ में नहीं आया। दिक्कत ये है कि एक कॉस्ट दे रखा है, दूसरा भी कॉस्ट और तीसरा WDV है। तो मैं कैसे मानूंगा कि इस 19 लाख में इन दोनों का हिस्सा कितना है? आप 4,37,400 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कॉस्ट है, जब लिया था तब की वैल्यू है। तो मुझे इधर 3 हिस्से करने हैं स्टार्टिंग में, तो मुझे इन तीनों का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और आज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका आज का वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसका आज का वैल्यू यहाँ पे आएगा, और बचा हुआ दूसरा वैल्यू रहेगा। तो समझाए? वापस समझाते हैं। करें शुरू। तुम सब मेरी मशीनरी हो, तुम सब क्या हो? मेरी मशीनरीज, ठीक है।
अब इसमें अलग अलग स्लॉट है, जैसे ये वाला स्लॉट जो है, ये वाली मशीनरी जो है, ठीक है। अच्छा आज डेट है 1 जन 2022, आज तुम सबकी वैल्यू 19 लाख है। कितनी वैल्यू है? 1 जन 2022 को 19 लाख तुम सबकी वैल्यू है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली जो मशीनरी है ये मैंने 1 जन 2020 को ली थी, और जब ली थी तब 4,37,400 की थी। ये इतनी पीछे वाली जो मशीन है वो 1 जन 2021 को ली थी, जिसकी वैल्यू 4,37,000 थी जब ली थी तब। क्या बोले, समझ में आया? इनको कितने मिली है वो नहीं पता, वो छोड़ो। क्या बोले, समझ में आया तुमको? अब मुझे अगर आज 1 जन 2022 को 3 स्लॉट करने हैं, तो क्या मैं ऐसे करूं, 19 लाख में से 4,37,400 माइनस कर लूं, 19 लाख में से 4,37,000 माइनस कर लूं, बचा हुआ ये, क्या ये कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? कि ये 19 लाख तो आज का वैल्यू है और वो 2 साल पहले का है, तो कैसे सेम सेम कैसे हो सकता है? और मुझे अभी 3 स्लॉट करना है, 1 2 3 स्लॉट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा लॉजिकली सोचिए। अगर मैं इनकी आज की वैल्यू निकाल दूं, डेप्रिसिएशन वैल्यू, और तुम्हारी भी आज की वैल्यू निकाल दूं, तो फिर मेरे आज के 3 स्लॉट होंगे कि नहीं होंगे? फिर उसमें से जो बेचा उसको अलग कर देंगे, खत्म। क्या बोला, समझ में आया? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले की आज की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे मशीन के निकालेंगे, और फिर बचा हुआ जो तीसरा वाला मशीन है वो वाला हो गया। इसके अलावा हमने एक और अलग से मशीन परचेज किया है, तो टोटल वी हैव 4 टाइप ऑफ मशीन। कितनी मशीन अपने पास में है? 4। पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, तीसरी मतलब बैलेंस वाली, और एक नया और मशीन लेके आया हूँ वो, और 4 मशीन हो गई अपने पास। इस बार कितने कॉलम बनेंगे? 4, ठीक है। बट चारों को एक दिन पे एक वैल्यू पे लेके आते हैं, इसके लिए मुझे सबसे पहले इन 2 मशीनों का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले मशीन परचेज ऑन 1 जन 2020 उसकी बात कर रहे हैं। उसको जब लिया था तो उसकी कॉस्ट जो थी, बताओ कितनी कॉस्ट थी उसकी? 4,37,400 वैल्यू थी। और ये जो वैल्यू थी वो थी 1 जन 2020 को। हमको 22 की वैल्यू चाहिए, तो हमको इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको तो ये तो हटा देते हैं, ये भी हट जा। चलो, अब ईयर एंड कब हो रहा है इसमें बताओ? तुम्हारे हिसाब से मार्च में हो रहा है कि दिसंबर में हो रहा है? दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा फॉर द ईयर 2022, एक ही दे रखा, वरना 22-23 ऐसा होता। अप्रैल टू मार्च होता तो 22-23 होता, ठीक है, या 31 मार्च होता। सिर्फ 22 दे रखा, मतलब जैन टू दिसंबर चल रहा है। तो अब 31 दिसंबर को इसको ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करोगे। कौन सी मेथड इसने बोली है? WDV। तो इसके ऊपर सीधा 10% ले लूं, 10 है ना, तो 4,37,000, हाँ ये हो गया। अब जो ये बैलेंस आ गया इसका, ये 1 जन 2021 का बैलेंस कितना आया? 93, ये बैलेंस आ गया। तो मुझे 22 का चाहिए, तो इसमें से वापस डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जो 31 दिसंबर 2021 को होगा। 39,366 ना, कितना? 9,294, ये वाला, ये आ गया बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मतलब WDV। कौन सी डेट पे वैल्यू है ये? 1 जन 2022, 31 दिसंबर यानी 1 जन नहीं है, तो मुझे आज का वैल्यू इसका आज का WDV मिल गया। ये पहला मशीन हो गया, मशीन नंबर 1, इसको मशीन 1 बोल देते हैं। चलो, सेम वैसे एक और मशीन अपने पास में, मशीन नाम है मशीन नंबर 2, ये मशीन 1 का हो गया, ठीक है। चलो अब मशीन 2 की बात करते हैं। मशीन 2 ये हमने कब परचेज की थी? 1 जन 2021 को, ठीक है। तो मशीन परचेज ऑन 1 जन 2021, तो यहां से शुरू करते हैं। 1 जन 2021 कितने में लिया था, कितनी कॉस्ट थी? 4,37,000, बराबर है। तो 31 दिसंबर को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन। चलो भैया 4,37,000, 3,300। चलो, ये जो वैल्यू है 31 दिसंबर 2021 को आया, तो अगला दिन कौन सा होता है? 1 जन 2022, तो 1 जन 2022 हो गया। तो मुझे बता, क्या तुम्हें दोनों का 1 जन 2022 का वैल्यू मिला कि नहीं मिला? मेरे पास टोटल जो मशीन है आज की डेट में, जिसमें ये भी इंक्लूड है, उन सबका वैल्यू 19 लाख है।
तो 19 लाख में से पहला का वैल्यू ये हो गया, दूसरे का वैल्यू ये हो गया, तो बचे हुए तुम्हारा वैल्यू हो गया। तो मेरे 3 स्लॉट बन गए। कितने स्लॉट बन गए? 3। अब इसमें से पहला और दूसरा बेच रहा हूं, दिक्कत नहीं है, आराम से आगे कंटिन्यू कर सकता। अब तीनों इक्वल हो गए। अब तीनों क्या हो गए? इक्वल। सेम डेट पे सबका वैल्यू आ गया। अब देखो अब क्या होगा, अब वही जो बनाते हो तुम वो बनाओगे। अब देखो इस बार मशीन के 4 स्लॉट बनेंगे, ठीक है। टोटल 4 3 2 1 इस तरह से। ठीक है, ये डेट है 1 जन 2022। परचेज नहीं है इस बार, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये मशीन 1, ये मशीन 2, ये मशीन 3 और ये नई मशीन 4, ये न्यू वाली है। और ये टोटल मेरे पास में 1 जन को 19 लाख की मशीन थी, जिसमें न्यू मशीन तो बाद में ली, तो ये हो ही नहीं सकती। अब 19 लाख में मुझे 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 3। 2 तो बेची है और एक नहीं बेची है, वो वाला पार्ट। तो जो बेची है पहली वाली मशीन, उसका वैल्यू है 3,52,294। जो दूसरी मशीन है उसका है 3,93,300। तीसरी जो होगी वो बची हुई होगी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग होगी। कितनी होगी बैलेंसिंग? 11,49,456.06। ये बैलेंस वाली होगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बी है मतलब बैलेंसिंग फिगर। हाँ, तुम जो सोचते हो वो वाला बी है नहीं। क्या बोला, समझ में आया? टोटल पे 19 लाख है, उसमें से मशीन 1 पता है, मशीन 3 पता है, मशीन 4 तो है ही नहीं, तो बची हुई मशीन 3 होगी। 2 पता है तो बची हुई 3 होगी। क्या 52 है बेटा? 52 बस। अरे बोलो, समझा? ये हो गया पहले दिन पे अपने पास 3 ब्लॉक मिल गए। 3 ब्लॉक एक ही दिन पे कैसे वैल्यू होगा? तो पहला वैल्यू आया 3,54,000 का, दूसरा 3,93,000 का, और बचा हुआ इनका 11,52,000 का। अब इसमें से ये और वो बेच रहा हूं मैं, ये नहीं बेच रहा हूं, तो इनका तो बस नॉर्मल चलता रहेगा। बस उनको मैं जब बेचूंगा तब उसकी वैल्यू निकाल दूंगा। अब हमने कौन सी डेट पे क्या किया वो देख लेते हैं, डेट बच जाएंगे। अब 1 जन 2022 के बाद में पहली जो डेट आई है वो आई है 1 जून 2022। कौन सी डेट आई है? हाँ, ये वाली। इसमें हमने एक परचेज किया है, तो ऐड कर लेंगे परचेज। अब इसकी जो परचेज की वैल्यू है वो कितनी है? 2,80,000 थी प्लस इंस्टॉलेशन, तो 8,920 का ये ऐड कर लीजिए। दिस इज योर मशीन नंबर 4 नई वाली, तो 2,88,920। 2,88,920 920। बोलो, समझ में आया ये वाला? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ये बोला उसी डेट पे, ठीक है। हाँ, इसी डे ऑन द सेम डेट, यानी ऑन 1 जून 2022 अ मशीन विच हैड कॉस्ट, ये थी जिसकी आज की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है, वो सोल्ड। अब जब सेल करता हूं तो मैंने आपको रूल बताया, सबसे पहला काम तो एक ही करना है, डेप्रीशिएशन उतने टाइम का। तो 1 जून को बेच रहे हैं तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन ले लेंगे। मशीन नंबर 1 बेच रहे हैं, तो 354,294 के ऊपर 10% का WDV से है, तो इसके ऊपर आएगा इनटू कितना महीना? 5 मंथ। ये ध्यान रखना, 14,062.2 है ना, तो छोड़ो ना, ये कर लेते हैं। बोलो, समझ में आया ये वाला? चलो, अगली कब बेची है? उसी दिन पे बेची के बाद में बेची है? एक और बेची थी ना? कब बेची है? हाँ, वो सोल्ड, जो कहता है ऑन 1 जून 2000 नई मशीन वॉज एक्वायर्ड, इंस्टॉल, चार्ज इनकम, इलेक्शन, ये हो गया, ठीक है। ऑन द सेम डेट, ऑन 1 जून 2020 मशीन विच हैड कॉस्ट ऑन 1 जन वाज सोल्ड फॉर अनदर मशीन। हाँ, सेम डेट पे आपने एक और बेची है, दोनों सेम डेट पे बेची है भैया, तो इसका भी तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अरे एक नहीं बेची, 2 उस दिन पे, एक तो बेची खराब हो गई, 2 हुआ है। क्यों? तो क्या हुआ? वो लॉस हो गया ना, लॉस हो गया ना, पहले वो तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, मैंने कहा डेप्रिसिएशन निकालना ही है। तो अब ये हो गया 3,93,300 इंटू 10% इंटू
5 महीना 16,387 0.5 तो 8 कर लो ना बेटा, 0.5 तो आगे कर लेने का, ठीक है 8 हो गया। अब मुझे बता दोनों का मिला के डेप्रिसिएशन कितना हो गया? $150 ना। चलो अब ये दो बेच है तो इनका अपन बैलेंस निकाल देते हैं। चलो भाई बताओ कितना हो गया? कितना? 2,64,000 पूरा बोलो। 532 चलो उसका 76 ये लो, ये दो का बैलेंस आ गया बराबर है। जैसे एक बेच रहे थे यहाँ पे दो बेच रहे हैं। अब मैंने बोला इसके दो ब्रेकअप करना है, एक बैंक और एक गेन या लॉस। तो अब पहला आएगा बैंक में, जो सेल की आपने तो बैंक आ जाएगा सेल के टाइम पे। कितने पहले मशीन कितने में बेची है? 75,000 में। तो जब बेचते तो यहाँ से माइनस करते बराबर ना, 75,000 ये बैंक में आया पैसा। दूसरी भी बेची है बट उसमें 0 रुपीज मिला है तो 0 माइनस करना है, मतलब कोई मतलब नहीं है बट 0 माइनस कर लेते अपन। तो बचा हुआ लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल करो इसमें से माइनस 2,60,532 इसका तो पूरा ही लॉस है। क्या बोला समझ में आया? तो टोटल दोनों का मिला के लॉस कितना हुआ वो बता दो। 6,41,444 ये लॉस हो गया बराबर ना। लॉस है तो माइनस होगा, लॉस हो गया। अब देख लो इसकी वैल्यू बिकम 0, इसकी भी वैल्यू बिकम 0, दो तो खत्म हो गया। अब बचे हुए पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, क्या था वो तो नॉर्मल था। चलो अब बचे हुए पे 31 दिसंबर 2022 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब ये तो पूरे साल रही है तो 11,52,4,096 पे ऊपर 10% करो कितना होता है? 10% ना, तो सीधा आ जाएगा 115240। तो ठीक है 28 लेके आ रहे हो, डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं करने का। 41 इतना सिंपल में ही करते हो। और 2,88,920 के ऊपर आपको निकालना है 7 महीने का डेप्रिसिएशन। साथ ही आएगा ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 168544 बस। क्या बोला समझ में आया? चलो तुम्हारे वर्किंग भी कर लेता हूँ, करनी तो नहीं थी मुझे, इच्छा तो नहीं थी पर तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। 1,152,406 इंटू 10% पूरे साल का, और दूसरे के ऊपर 288,920 इंटू 10% इंटू 7 महीने का, ये वाला। कुछ समझा नहीं समझा? चलो अब बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बेटा? 1,32,095 ये डेप्रिसिएशन आ गया बराबर ना। अब बचा हुआ तुम्हारा बैलेंस। चलो बैलेंस बताओ कितना आया? पहले का 0, दूसरे का भी 0, दो तो गए। अब इसमें से 10% माइनस कर लो ना वो डायरेक्ट अमाउंट में से। 11,52,406 में से 11,52,41 माइनस कर लो। 10,37,165 और इसमें से करो ये माइनस 2,72,066। अब ऐसे टोटल मारो 0,9231। ठीक है, ऐसे भी चेक करना चाहिए ताकि गलती नहीं हो। तो आप ऐसे भी चेक कर ले एक बार, वो टैली होना चाहिए तुम्हारा। आ गया, आपने बराबर किया। देखो अगर ये होगा तो एंट्री 2 मिनट का काम है, एंट्री में कुछ है ही नहीं। क्या पूछा है पहले तो पता, कौन सा अकाउंट पूछा है? एक ही अकाउंट पूछा है भाई, एक ही अकाउंट है।
मशीनरी, तो ये तो मुंह में लड्डू है, सब कुछ इसमें ही आएगा पूरा। ये छाप दो टोटल, ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा वही वाला है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19 लाख, फिर टू बैंक 2,88,920, फिर बाय डेप्रीशिएशन 31,150, फिर बाय बैंक 75,000, बाय लॉस ऑन सेल 6,41,444, बाय डेप्रीशिएशन 132,095 और बाय बैलेंस कैरी डाउन, खत्म डेट वाइज। इससे इजी क्या हो सकता है? पूरा 10 मार्क, पूरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अरे बोलो समझा? चलो हो जाओ शुरू, यहां से शुरू करेंगे अपन। चलो लेजर बनाया है ना तुमने, एक बार चेक कर लो तुम लोगों ने कैसे लेजर बनाया है। ये रहा देखो, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख, फिर टू बैंक परचेज किया, फिर डेप्रीसिएशन आया बेचने के टाइम पे, बाय बैंक लिखा, लॉस लिखा, लॉस को हमने दोनों साथ में लिखा है, फर्क नहीं पड़ता, आप साथ में लिख सकते हो, और डेप्रीसिएशन अभी अपना साथ में ही आया है तो सब इशू नहीं है, और लास्ट में अपना फाइनल डेप्रीसिएशन और बचा हुआ बैलेंस। नवी बैलेंस यही था ना? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। हाँ इसने डेट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखो 31 दिसंबर, बराबर ना? अरे हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का वर्किंग नोट तुम ट्राई करो। चलो अपन कर रहे हैं, ठीक है। द LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक। अरे बात नहीं हो भाई साहब, बात नहीं, 10 ट्रक परचेज कर रहे हैं अपन, 45 लाख एक का है, ये परचेज किया 1 अप्रैल 19 को। 1 अक्टूबर 2021 काला दिन था, जिस दिन क्या हुआ, अपना एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा ट्रक पूरा गया और इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख मिल गया, बाकी लॉस हो गया जो भी रहेगा। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज, और परचेज किया जिसकी वैल्यू 50 लाख थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन 20% लेना है। तो अगर मैं इसको स्लॉट वाइज बनाऊं तो सबसे पहले 2 नहीं 3 होंगे। कैसे? टोटल 10 ट्रक, उसमें से एक का एक्सीडेंट हुआ तो एक स्लॉट वो एक्सीडेंट वाला, 9 स्लॉट दूसरे बचे हुए और एक और बाद में लिया, तो कितने स्लॉट हो गए? 3 स्लॉट बनाएंगे अपने इसमें टोटल। समझ में आया? अलग अलग बनेगा ना भाई, 3 बनेगा टोटल स्लॉट। पहले 10 थे टोटल, 10 में से एक का एक्सीडेंट हो गया, 9 का कुछ नहीं हुआ तो बराबर चल रहा है, तो एक जो एक्सीडेंट हुआ उसका अलग से कर लिया, 9 जो बराबर चल रहा है। उसके बाद में उसी टाइम पे एक और परचेज किया ना, तो 3 बन गए अपने। कितने स्लॉट बनाए तुम लोगों ने? चलो ये हो गया टोटल, ये एडिशनल वाला जो पास में परचेज किया ये वो, और ये पर्टिकुलर, ये एक सिंगल ट्रक, 1 ट्रक, ठीक है। ये एक्सीडेंट वाला, ये 9 ट्रक, ठीक है, और ये एडिशनल परचेज वाला, तो ये हो गया टोटल ट्रक। क्या बोला, समझ में आया? चलो कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, कौन सी डेट से की थी अपन ने? 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19। अच्छा इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, जिसने मार्च लिया वो तो गया।
हाँ तो पहले पढ़ने का ना पूरा क्वेश्चन। चलो 45 लाख और ये 45 इंटू 9 कर लेना। कितना है? 5 लाख बराबर ना। टोटल कितना हो गया? 4,50,000 कैसे होगा? हाँ क्या बोला, समझ में आया तुमको यहाँ तक? अब आगे बढ़िए। अब एक्सीडेंट कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021, तो उस दिन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड है बराबर ना, तो डिवाइड बाय करना है तुमको, नहीं सीधा 20%, सीधा 20% कर लो। तो इसका आ गया 9 लाख, नहीं 9 लाख नहीं सॉरी, हाँ तो 45 लैक्स इंटू 20% इंटू कितना महीना? 9 महीना, 6,75,000। ठीक है, अभी तुम्हारी मर्जी है, या तो मुझ पे निकालो या इंटू 9 कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि 9 टाइम में से है। इसका 9 टाइम कर लो ना, बढ़िया। कितना आया? 6,75 एक और 0। बराबर ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा। चलो ये हो गया डेप्रिसिएशन। क्या हो गया ये बेटा? अब बैलेंस निकाल दो। 38,25,000 इंटू 9 करोगे तो इसका आंसर आएगा 9 ट्रक का। ये 1 का 9 का कितना होगा? 3,44 लाख। चलो और इसका तो ये आ जाएगा सीधा 382540, 3 0 के बदले 4 0 बराबर ना। चेक कर लेना एक बार। चलो अब भाई 21 में है तो वापस पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 20 को। अब एसएलएम मेथड थी ना, ओरिजिनल कॉस्ट का डब्ल्यूडीवी है एसएलएम, तो सीधा फिर वो सेम का सेम आएगा। अब ये पूरे 12 महीने का लेना है इस बार, तो 9 लाख सीधा। अब 9 लाख का 9 टाइम्स कर लो 81 लाख, तो 90 लाख ये हो गया। ये आ गया बैलेंस, करो इसमें से माइनस 29 लाख 20। ठीक है, इंटू 9 कर लो तो इसका आंसर मिल जाएगा 2 लाख 2 करोड़। बराबर ना। चलो ये हो गया बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 2020। अब 21 में एक्सीडेंट हुआ इसका, और वो दिन है 1 अक्टूबर। चलो पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9 महीने का। तो डेप्रिसिएशन आएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा तो 4,50,000 इंटू 20% इंटू 9 मंथ, कितना? 6,75,000 बराबर ना। ये इधर लिख दिया 6,75,000। अब इसका मैं टोटल एक बार कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, करो 22 लाख। बराबर ना। अब इसमें कितना अपने को इंश्योरेंस, वही बैंक जो लिखते थे लास्ट टाइम, बैंक न लिखे इंश्योरेंस कंपनी लिखना है। तो ये एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा बोलो? कितना गया? 27 लाख आ गया अपने को भैया। बराबर है, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ फिर देखते क्या करना है। 27 लाख आ गया, ये इंश्योरेंस कंपनी नाम से आ गया। गेन हुआ कि नहीं हुआ इसमें? कितना गेन हुआ? 4,50,000 का गेन हो गया। क्या बोला, समझ में आया? तो डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो। ये हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। अरे हाँ कि ना,
अभी वापस बात करूंगा इसके बारे में, अभी कॉपी नहीं करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब आगे ही बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसी दिन पे हमने क्या किया, एक नया मशीन परचेज किया है। चलो एक ये इधर 0 हो गया। अब क्या हुआ, इसी दिन पे हमने एक नया मशीन परचेज किया, बराबर ना। तो ऐड परचेज यानी मशीन यानी ट्रक, कितने में परचेज किया है, 50 लाख। चलो 50 हो गया। अब ईयर एंड में वापस डेप्रिसिएशन आएगा, तो 31 दिसंबर 2021 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। चलो ये ओरिजिनल कॉस्ट पता था, ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी, वही पूरे साल का डेप्रिसिएशन बताओ कितना होता है, 81 लाख। अरे 81 लाख रहेगा ना, 81 लाख। इसके ऊपर आपको मंथ का निकालना पड़ेगा, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3 मंथ का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, 2,50,000। चलो ये हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 83,50,000। अब देख लो बैलेंस, ये खत्म हो गया, इसका माइनस कर लो इसमें से, क्या बोला, 1,82,25,000 बराबर ना। इसका भी कर लो, 47,50,000। टू करोड़। एक बार ऐसे भी चेक कर लो, आप दोनों में से चेक कर लीजिए, मैच होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो तो गड़बड़ है भैया। कितने साल का पूछा है, पहले वो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। कितने साल का डेटा है आपके पास में, मतलब कितने साल का पूछा है इसने, 1 साल का पूछा है कि 2 साल का पूछा है, 1 साल और पूछा है ना आगे, तो आगे भी तो करना पड़ेगा भैया, खत्म कहाँ कर लेते हो तुम लोग। अब इसमें कुछ हुआ नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका पूरा 81 लाख का ही, इसमें पूरा आएगा 50 लाख का 20% ना, 10 लाख, कितना हो गया, 91 लाख ना। अब देखो बैलेंस, इसमें कुछ नहीं, इसका बैलेंस निकालो, इसका, हाँ फिर टोटल मारो, 138,75,000। बोलो समझ में आया ना, ठीक है। तो अब क्या होता है, वापस देख लो, सिर्फ यहाँ पे बाकी सब तो इजी था, उसमें कुछ था ही नहीं करने को। जैसे मशीन 2 9 मशीन है, वो तो सीधा है बेचारा, जैसे डेप्रिशन चार्ज कर दो, जैसा लिया इतना महीना यूज किया, डेप्रिशन लिया, डेप्रिशन बस वो चलते रहो। लास्ट वाले में भी वही है, सिर्फ पहले वाले में सीखना है। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट लाइक अ सेल, पैसा अगर कुछ नहीं मिला तो 0, और मिला है तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा मिला वो मिलेगा। तो आप यहाँ पे बैंक भी यूज कर सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ बैंक यूज करना, ब्रैकेट में लिखना इंश्योरेंस कंपनी, क्या यूज करूंगे, बाय बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगे, इंश्योरेंस कंपनी। तो आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक लिखना, और ब्रैकेट में लिखना इंश्योरेंस कंपनी से। और जो गेन हुआ, गेन आएगा वही जैसे आपने लिखा टू गेन ऑन एक्सीडेंट, जो भी है टू पीएनएल अकाउंट लिख दो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना गेन। क्या बोला, समझ में आया। तो कुछ एक्स्ट्रा करना, जैसा अभी तक सीखा वैसा ही था, कुछ खास था ही नहीं इसके अंदर। अरे बोलो समझा, चलो भाई कॉपी करो फटाफट। चलो लेजर भी देख लो इसका एक बार। अब मैंने बताया था अगर वर्किंग नोट बराबर बना तो लेजर बनने में कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले हमने ये
अच्छा, इसने लेजर क्या सब साल का पूछा कि एक साल का पूछा? 2 साल का, 21 और 22। तो 21 में डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे। कौन सा बैलेंस पता है ना? 21 का बैलेंस। 21 का बैलेंस बोले तो ये बैलेंस इधर का बराबर ना? नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, यहाँ से ये रहा, ये 31 दिसंबर ये रहा, यस, ये वाला बैलेंस अपन उठा देंगे। ठीक है, 2,92,50,000 ये बैलेंस अपन ने उठा दिया। फिर क्या हुआ है? सेल हुआ है, तो बाय बैंक आ गया। सेल मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी से, बराबर ना? आप लिखना ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी, एक्सीडेंट वाला। गेन हुआ तो गेन इस तरफ आ गया, और डेप्रिसिएशन जो उसके ऊपर था वो आपने लिख दिया जो पहले था, और बचा हुआ ईयर एंड में डेप्रिसिएशन वो जो परचेज किया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर ये बिकम ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस अपना टैली हो गया। तो ये तो वही लेक्चर है जो हमने इतने समय की है, सेम का सेम चीज फॉलो करना है। बोलो यहां तक किसी को डाउट? सबको समझ में आया ये वाला? कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? प्रैक्टिकल नंबर 3। ठीक है, तो अपना 2 भी हो गया, प्रैक्टिकल 3 भी हो गया, और 6 भी हो गया। बचे 4 और 5, बराबर ना? 4 वाला देख लो, बड़ा इजी है, हम ऐसा कर चुके हैं, वापस दिखा देता हूं, बट उससे पहले हम कुछ बात करेंगे। इलस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेशन 11 तक हम देख चुके हैं, बराबर ना? अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है रीवैल्यूएशन का। क्या बचा है? हाँ, $5.26। देखो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, AS 10 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। AS क्या होता है? जैसे लॉ में सेक्शन होती है, वैसे अकाउंट्स में क्या होते हैं? AS। AS 10 जो है उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। वो आपको ये बोलता है, क्या बोलता है? सुना ध्यान से, कि नॉर्मली आप असेट को कॉस्ट पे दिखाते हो। किस पे दिखाते हो? सिर्फ उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। अभी तो जो भी सीखा उसमें आपने देखा होगा, जितने में लिया वो फिर हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया है, और बचा हुआ वैल्यू बैलेंस शीट में आता है। इसे बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? बट कंपनी चाहे तो उस असेट को मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकती है, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन तुमको अभी नहीं पढ़नी है, इंटर में पढ़ोगे। तो वो जो कंडीशन अगर आप पूरी करते हो, ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। ऐसे वाले केस में क्या होता है कि आप चीजों को मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे, जो उसकी ओरिजिनल आज जो वैल्यू उस पर दिखाओगे। अब 2-3 चीजें हो सकती है, जब तुम ऑलरेडी किसी वैल्यू पे दिखा रहे हो और उसको आज की वैल्यू पे लेके आ रहे हो, तो या तो इसका वैल्यू इक्वल रहेगा तो बढ़िया बात है, या उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, या उसका वैल्यू कम हो जाए। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो अपने को सीखना है आज। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक चार्ट दे रखा है, ये क्या बोलता है ध्यान से सुनना। अगर रीवैल्यूएशन करते हो तुम, और तुम्हारा असेट का वैल्यू उसमें इंक्रीज होता है, क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो ये बोलता है अगर इंक्रीज हुआ है तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो असेट अकाउंट तो डेबिट होगा, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, जितने से इंक्रीज करनी है। 2, अब ये गेन हो गया, क्या हुआ? ये इस गेन को डालते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में। कहां पे डालते हैं? रीवैल्यूएशन। तो अब एक नया रिजर्व ओपन करते हैं, प्रॉफिट लॉस में नहीं डालते, रीवैल्यूएशन रिजर्व ओपन करते हैं, उसमें डालते हैं। तो उसकी एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या एंट्री होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये एंट्री होती है। अभी क्या बोलता है कि पहले कम हुआ होगा, मान लो पहले कम हुआ था और अभी बढ़ गया, तो जब कम होता है तो उसको अपन लॉस में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और अभी गेन हुआ है तो ये बोलता है पहले जितना आपने लॉस बुक किया होगा पहले उतना आप रिवर्स कर लीजिए लॉस, और जो एक्स्ट्रा वाला होगा उसको अपन कहां पे डालेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। जैसे मान लो इस असेट को मैंने आज से 3 साल पहले रीवैल्यू किया था, तब लॉस होता। फैन बंद बंद बंद, जिसको गर्मी लग रही है आगे आ जाओ। हाँ ऐसे ऑन कर दो 25 पे। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने रीवैल्यू किया था असेट को 3 साल पहले और तब लॉस हुआ था, क्या होता तब?
तो आपने लॉस को पीएल में डाला होगा। अभी आपको उसी एसेट पे गेन हो गया, तो पहले जब रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ होगा तो आपने पीएल में डाला था, इस बार गेन हुआ, तो डायरेक्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डालने का है। पहले जितना लॉस आपने डाला था पहले उतना रिवर्स करेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है वो कहां पे डालेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका एसेट का वैल्यू अभी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो आप लॉस डाल लो, सीधे डालो पीएनएल में। कहां पे डालोगे, पीएनएल में। बट अगर आपके सामने रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, मतलब पहले गेन हुआ होगा और अभी लॉस हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में जितना आपके पास में रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है पहले उसको हटाओगे, और फिर जो एक्स्ट्रा है उसको कहां पे डालोगे, पीएनएल में। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ये है इंस्टीट्यूट का स्टाइल। अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा मिंटोस स्टाइल। चलो, revaluation of asset or fixed asset. First time आंसर यस, आंसर नो। आपको पूछना है क्या आप रिवैल्यूएशन लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आंसर आता है यस, या दूसरा आंसर क्या आएगा, नो। अगर आंसर यस आया, लाइफ में फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो दो ही चीज हो सकती, तीसरी नहीं हो सकती, या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। क्या बोला, समझ में आया? अगर इंक्रीज हुआ तो मैंने पहले बोला एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना है, सो एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट, और टू आप गेन कहां पे डालोगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। एकदम सिंपल। अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, तो एसेट टू एसेट कम करनी है, टू एसेट अकाउंट, और ये लॉस हो गया, लॉस कहां पे आता है, पीएल में, डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खत्म। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है। तो अब मान लो मैं फर्स्ट टाइम, अब मैं 2 साल के बाद 3 साल के बाद वापस कर रहा हूं, तो क्या ये फर्स्ट टाइम है कि बाद में रिपीटेड है, सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट है। अब इसमें 4 चीज हो सकती है, कौन कौन सी, पहले इंक्रीज हुआ था और आज भी इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ था आज भी डिक्रीज हो रहा है, अब उल्टे, पहले इंक्रीज था अभी डिक्रीज, पहले डिक्रीज था अभी इंक्रीज, बस ये हो सकता ना, बस। तो चारों देख लो। अर्लियर इंक्रीज, नाउ ऑल्सो इंक्रीज। पहले सिंपल सिंपल रे, पहले भी बढ़ा आज भी बढ़ा, तो जो पहले किया वही करना। अरे जो पहले पढ़ा तो कहां पे डाला, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, आज ही बढ़े तो कहां पे डालेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, बस खत्म, सेम एंट्री। ठीक है, अर्लियर डिक्रीज, नाउ ऑल्सो डिक्रीज। क्या करने का, जो पहले किया वही करने का, सेम चीज तो हुई है, सेम। अरे भाई पहले भी एसेट की वैल्यू कम हुई थी, 2 एसेट हुआ था, आज भी कम हो रही है, 2 एसेट ही करेंगे। पहले भी लॉस बुक किया था, अभी भी लॉस बुक करेंगे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ी कुछ करना है, सेम का सेम करना है। अरे हाँ कि ना, मजा कब आता है, मजा कब आता है ये बता तू। उल्टा होता है, अर्लियर इंक्रीज, नाउ डिक्रीज। अब भैया ये क्या हो गया, साला पहले इंक्रीज हुआ, तो जब पहले इंक्रीज हुआ तो क्या एंट्री पास की हुई उस टाइम पे, देखो इधर से एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अभी डिक्रीज हो रही है, तो नॉर्मल डिक्रीज होने पे लॉस बुक करते हैं। पर अभी मैं लॉस क्यों बुक करूंगा, जब मैं इंक्रीज हुआ था तो मैंने उस गेन को एक रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था, तो अगर मेरे पास में रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है तो पहले उसको मारूंगा ना, फिर दूसरों को मारूंगा, तो जितना पड़ा है उतना तो उसमें से ले सकते हैं, और बचा हुआ जो है वो पीएनएल में बुक कर लेंगे। क्या बोला, समझ में आया? अब एक बात समझना, अभी इस साल जो हो रहा है वो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो टू एसेट तो आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है। अब नॉर्मली डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस करने वाला था, पर क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, तो पहले जितना बैलेंस पड़ा है रिवैल्यूएशन रिजर्व का उसको डेबिट करेंगे, और वो कम पड़ा, मतलब मान लो 100 ही, आपको 150 डेबिट करना है, 100 ही है डेबिट में, तो जो 50 है वो कहां पे डालेंगे, पीएनएल में। क्या बोला, समझ में आया तुमको? क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कांट बी नेगेटिव, तो वो जितना क्रेडिट है उतना डेबिट हो सकता है, उससे एक्स्ट्रा डेबिट हो सकता है, ये ध्यान रखना। हाँ
तो बढ़िया तो बचे रहने दो बैलेंस को। सपोज करो 100 का बैलेंस रिजोल्यूशन में पड़ा है, तुमको 80 डेबिट करना है, कर लो 80, 20 पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है, फ्यूचर में काम आएगा। चलो भैया, अर्लियर डिक्रीज नाउ इंक्रीज, ये मजेदार है। अभी इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में, अगर इंक्रीज अभी हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा ना, असेट अकाउंट तो डेबिट करना ही है। वैसे इंक्रीज होने पर मैं रिवोल्यूशनिज्म में डालता हूं, पर ये एक मिनट, सेम चीज पे पहले लॉस हुआ था तो मैंने पेल में डाला था, अभी सेम चीज पे गेन हो रहा है तो डायरेक्ट गेन बुक मत करो, पहले जितना लॉस किया था उतना रिवर्स कर लो। तो जितना आपने अर्लियर डेबिट किया था उतना अभी वापस क्रेडिट कर लो, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो कहां पे आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। क्या बोला, समझ में आया? बस ये 4 चीजें हैं वो ध्यान रखना, इसमें से दो तो 4 तो बहुत इजी है, ये लास्ट 2 वाली समझनी है। चलो एक बार वापस समझते हैं, ठीक है, करें शुरू, चलो शुरू करते, ठीक है। ये वीर है, वीर तो है ये, तो बोलेगा मैं तो बिजनेस करेगा, क्या करेगा, तो इसने थोड़ा बहुत दिमाग चला के इधर उधर से पैसा जोड़ करके बिजनेस किया पहले साल में। अच्छा, तो आपको पता होगा कि आपके घर पे 2 मेंबर है, खासकर बड़े डेंजर मेंबर है, एक मम्मी एक पापा। मम्मी फिर भी ठीक है, सुख दुख की साथी है, बट पापा इज लाइक ए डेंजर पर्सन, बराबर ना। किसी की भी पापा हो, पिटाई तो लड़कों की होती है, लड़की एक बार बच भी जाए, लड़कों की पिटाई तो हर बच्चे ने अपने डैड से पिटाई खाई है। अगर तुमने नहीं खाई है तो भैया तुम बेकार हो, धब्बा हो तुम हमारे लड़कियों होने पे, ठीक है, तो मार तो खानी चाहिए, हम तो चप्पलें खाइए उड़ती उड़ती यूं। हाँ, वेरी गुड। अरे 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 अरे, अभी बात नहीं, अभी सुनना। तो मिस्टर वीर है ये, इसको पता है, इसके पापा हमेशा इसको बोलते तू साला पढ़ाई कर, बिजनेस खुद नहीं कर सकता, तू नहीं कमा सकता, ऐसा बोलते रहते हैं। मम्मी बोलती ठीक है कोई नहीं, तो बेटा तू चिंता मत, तू खाना खा, ठीक है। अभी वीर ने बिजनेस किया और मान लो उसने पैसा कमाया, फर्स्ट ईयर लाइफ में बिजनेस किया और पैसा कमाया फट से, तो ये पैसा जो कमाया हुआ है ये किसके हाथ में देना चाहेगा, मुझे बताओ। पापा, अरे इज्जत का सवाल है, तुम क्या समझते थे हो, मैं देखो कमा के लाया, फट से पापा को हाथ में दे दिया, ठीक है। अरे हाँ कि ना, बराबर है। तो पहले लाइफ में पैसा कमाया तो किसको देगा, पापा को देगा। पहले लाइफ में पहली बार बिजनेस किया, पैसा गवाया, तो गवाया पैसा मतलब किसके पास लेके देगा, सामने लोग तो मांगने आएंगे ना, तो किसके पास से लेके देगा, पापा के पास तो नहीं आ सकता ना, नहीं खराब हो जाएगी इसकी तो किसके पास जाएगा, मम्मी के पास में, तो मम्मी के पास जाएगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब सुनना ध्यान से। अभी 1 साल इसने बिजनेस का ये सब किया, अब दूसरा साल आया, दूसरे साल में भी इसने पैसा कमाया। अगेन पापा को हर बार बताना पड़ता है कि देख, मैं ऐसा नहीं कि 1 साल में मैं बिजनेस कमाया, पैसा कमाया, मैं अगले साल भी कमाया। तो जब वापस अगले साल पैसा कमाया किसको देंगे, पापा को ही। देखो वापस सेकंड साल भी कमाई, ये लो ये लो। अच्छा, मान लो पहले साल में गवाया था, दूसरे साल में भी गवाया, तो अपना सपोर्ट तो एक ही है, पापा के पास जाना ही नहीं है, भूल से भी मम्मी के पास जाएंगे, तो सेकंड ईयर में हुआ तो मम्मी के पास जाने का है। क्या बोला, समझ में आया? अब कभी ऐसा हो गया कि तुमने फर्स्ट ईयर में पैसा कमाया, बराबर है, तो अपना जो कमाया हुआ एक्स्ट्रा पैसा वो पापा को दिया होगा थोड़ा, मान लो तुमने 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख पापा को दे दिए, इस बार तुमने गवा दिए 12 लाख रुपए, ठीक है। तो आप मुझे सोच के बोलना, क्या डायरेक्ट मैं 12 लाख मम्मी के पास से जाके लूं, कि पापा को मैं चुपचाप बोल दूं पापा को 10 लाख दिया था जरा वापस करना। समझ में आया कि नहीं आया? पर पापा से 12 लाख नहीं मांग सकता, जितना दिया उससे ज्यादा मांगा तो पापा पिटाई करेंगे, पापा सोचेंगे ही नहीं। हाँ, जो उनको आपने जमा कराया, भाई आपने क्या बोल के मैं कमा रहा हूँ, आपके पास जमा करा रहा हूँ, तो जितना आपने जमा कराया उतना तो ले सकते हो ना। तो जितना आपने जमा कराया उतना आपने ले लिया 10 लाख, और 2 लाख जो है वो तो पापा के पास से नहीं ले सकते ना, पापा की तो पास से लेते हो तुम खत्म हो, तो 2 लाख कहाँ से लोगे, मम्मी के पास से। 2 लाख तो मम्मी से लोगे ना भाई, 12 लाख गवाए, 10 लाख पापा के पास जमा कराए थे लास्ट टाइम, तो 2 लाख एक्स्ट्रा वाला पापा के पास नहीं ले सकते भैया, मनना है क्या? वो 2 लाख किसके पास से लेंगे? मम्मी नहीं बोलती, मम्मी अपनी है भैया, मम्मी पापा को नहीं बोलेगी। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? पर अब सुनना, लास्ट टाइम तुमने गवाया तो मम्मी के पास से ले लिए पैसा, इस बार तुमने पैसा कमाया, तो ऐसे धोखेबाजी नहीं करने का।
जितना पैसा तूने मम्मी से लिया था एटलीस्ट उतना तो वापस रिटर्न कर, और फिर एक्स्ट्रा बची तो पापा के पास जमा कराते, उससे एक्स्ट्रा करा सकते। द पापा इज रिवॉल्यूशन रिजर्व, मम्मी इज P&L अकाउंट। वापस समझते हैं, तूने लाइफ में पैसा कमाया तो जमा किसके पास कराएगा? पापा के पास में। असेट इंक्रीज हुई तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, बराबर, रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दिया। पैसा गवाया तो किसमें गवाएंगे? कहां पे? P&L में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। सेकंड में पैसा कमाया, फिर पैसा कमाया तो भी पापा के पास जमा कराएंगे, जमा एक के पास ही होता है, पापा के पास में करा दिए जमा। पहले पैसा गवाया, इस बार भी गवाया तो पहले भी लॉस खाया, इस बार भी लॉस खाएंगे तो किस पर जाएंगे? मम्मी के पास ही जाएंगे, पापा को जा ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया क्लियर मामला। अभी लास्ट दो वाला देख लेना। अर्लियर इंक्रीज, पहले पैसा कमाया तो पापा के पास जमा कराया तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाला, इस बार लॉस हो गया तो डायरेक्ट मम्मी के पास नहीं जाने का, जितना पैसा पापा के पास पड़ा है, जितना रिवॉल्यूशन रिजर्व में पड़ा है उतना उधर से लेंगे, और फिर एक्स्ट्रा हो गया तो पापा के पास नहीं जाएंगे, मतलब रिवॉल्यूशन रिजर्व में नहीं आएगा, नेगेटिव में, वो एक्स्ट्रा वाला पैसा किस में डालेंगे? P&L में, मम्मी के पास में, ये P&L आ गया। ठीक है। अब अगर अर्लियर डिक्रीज था, मतलब पहले पैसा गवाया था तो मम्मी के पास से लिया था अपन उधार, अब पैसा कमाया है तो डायरेक्ट पापा के पास जमा करना, जितना पहले मम्मी के पास से लिया था एटलीस्ट उतना वापस कर लो, और जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है वो किसको देंगे? पापा को। तो अगर आपने पहले लॉस किया था, इस बार गेन किया है तो डायरेक्ट गेन बुक मत करो, क्योंकि सेम चीज पे आपने पहले लॉस बुक किया था, तो आप यहाँ पे पहले P&L में डालोगे, जितना आपने मम्मी के पास से लिया था उतना ही, जितना P&L में डाला था, और जो एक्स्ट्रा वाला है वो कहां पे आएगा? रिवॉल्यूशन रिजर्व में। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको? और इसको सिंप्लीफाई करो तो एकदम सिंपल रूल है, सुनना। गेन होने पे रिवॉल्यूशन रिजर्व में, लॉस होने पे P&L में। बट वेट, जब लॉस होगा तो आपको एक चीज चेक करनी है, क्या रिवॉल्यूशन रिजर्व है कि नहीं है। अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व है तो पहले उसको हटाएंगे, और फिर बचा हुआ जो है वो कहां पे डालेंगे? P&L में। एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, अगर गेन हुआ है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या पहले इस पे लॉस हुआ था। अगर पहले उस पे लॉस हुआ था तो जितना पहले लॉस हुआ उतना पहले आप P&L में डालोगे, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वो कहां पे डालोगे? रिवॉल्यूशन रिजर्व में। और ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि पहले वो लॉस हुआ था, तो जो भी गेन हुआ वो डायरेक्ट कहां पे आएगा? रिवॉल्यूशन रिजर्व में। खत्म। क्या बोला, समझा? ये थी मिनटोस जिंदगी, ठीक है, और ये थी तुम्हारी ICI की जिंदगी। यही मैं जो बोला, अब वापस पढ़ो तुम लोग ये। नहीं पढ़ लो। अरे अब समझ में आएगा ये क्या बोलना चाहता है, अब तुम वापस पढ़ो। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो, मतलब मोटा मोटी बात ये है कि रिवॉल्यूशन रिजर्व गेन होने पे डालने का है, और लॉस होने का उसी में से सेटअप करने का है। बट रिवॉल्यूशन रिजर्व में जितना बैलेंस है उतना ही आप सेटअप कर सकते हो, उससे ऐसा कर सकते, ये ध्यान रखना बस, ये मेन यही है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये मैंने एरो बनाया, तुम सेम एंट्री वापस लिखना, आलसी मत बनना। ये सही था। अरे यार नो सारी ये बार बार पेन
वही वही तेज तेज ठीक है ओके अब उसी की बात करते हैं क्या करना है मैं करता हूँ उसको फोन, रुक जा इसको। हाँ हाँ ठीक है। कपड़े ऑर्डर करना वो वाली नहीं पता एक है यार यस
हो गया। आगे बढ़ रहे अपन। अभी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12। A machine cost 12 lakh is depreciated on straight line method assuming 10 year की life and zero residual value, ठीक है, for 3 year. At the end of the third year the machine was revalued upward मतलब ऊपर increase by 60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 year. वापस लाइफ भी चेंज होगी 9 साल. Calculate the depreciation of 4th year. तो क्या करना है पहले वो देखिए। सबसे पहले जिस दिन जो हुआ उस दिन का वैल्यू निकालिए। तो हमने कितने में ली थी वो मशीन वो बताओ। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 बराबर ना। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 12 लाख। चलो उसके बाद क्या हुआ, लाइफ 10 साल है, 3 साल बाद कुछ हुआ, 3 साल बाद। तो पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए। अब एसएलएम मेथड है बेटा, तो 12 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10 तो 1,20,000 1 साल का आता है। तो इंटू 3 साल का चाहिए तो 3 ईयर के लिए कितना होगा 3,60,000। तो बताओ कितना वैल्यू बच गया। ठीक है, तो ये बैलेंस है WDV जो भी बोलो, बैलेंस आफ्टर थर्ड ईयर। हाँ 8 लाख। अब ये बोलता कि इस टाइम पे रीवैल्यू हुआ है, रीवैल्यू होने पर असेट अकाउंट डेबिट होता है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये असेट की वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज रीवैल्यूएशन हो गया, तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। कितना गेन हुआ है 60,000। अब रिवाइज्ड वैल्यू इसका जो है
रिवाइज्ड वैल्यू जो है बेटा वो कितना हो गया 9 लाख। क्या बोला, समझ में आया? अब ये फोर्थ का डेप्रिसिएशन तो निकाल सकता है, 9 लाख पे निकलेगा। तो फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल टू 9 लाख की वैल्यू, जीरो स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, अब कितनी लाइफ बची है 9 साल, रिवाइज्ड वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रिवाइज्ड लाइफ 9 ईयर। ठीक है, तो बताओ कितना आ गया 1 लाख पर एनम। बस यही पूछा है, एंट्री वेंट्री नहीं पूछा और कुछ पूछा नहीं, तो ठीक है। ये किया तो 5 मार्क। तो इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी तो नहीं है, तो फिर कॉपी कर लो। चलो चलो भाई, वो काला बाबा आया, पेंसिल को देखा, प्यारा लगा, लेके भाग गया। कॉपी करो। चलो हुआ। क्या भाई, क्या घूम घूम के बातें कर रहे हैं? हम्म, चलो इलस्ट्रेशन 4 सेम है, देख लो, पढ़ लो। होमवर्क इलस्ट्रेशन 4 सेम है, होमवर्क हो गया। हाँ प्रैक्टिकल सॉरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क सेम है। फिफ्थ वाला देख लो अभी, ठीक है। अमेजिंग ग्रुप हैड द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट विद द बुक वैल्यू ऑफ 35 lakhs on 31st December 2022.
ठीक है, आपके पास में बुक वैल्यू कितना असेट पड़ा है 35 लाख का। द बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख। इसका मतलब ऑलरेडी रीवैल्यू पहले हो चुका है और तुम्हारे पास में रीवैल्यूएशन इस समय कितना पड़ा है 3 लाख। अब अगर वापस रीवैल्यूएशन होता है और गेन होता है तो रीवैल्यूएशन इस समय ऐड कर लो, और लॉस होता है तो पहले 3 लाख हटेगा और एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इतना सिंपल है। अब क्या बोला है, एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रीवैल्यूइंग द असेट ऑन ईयरली बेसिस another revaluation was carried out on 31st December 2022. Evaluate the effect of revaluation if the fair value of the asset, ये बोलता अगर मान लो असेट की वैल्यू 37 लाख होती तो 35 से 37 हुआ, 2 लाख का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो गेन हुआ, गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ। तो से असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, वही एंट्री जो आपने सीखी थी 2 लाख से, तो 35 प्लस 2 37 का हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? लिखो, लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चल लिखिए। इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज 30, इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट, इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट, इफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज 37 लाख, अंडरलाइन कर दो इसको। अब एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री होगी बताओ इसकी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, लिखो असेट अकाउंट डेबिट, असेट मतलब पीपीई यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख देना पीपीई। असेट अकाउंट डेबिट यानी पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बेटा 2 लाख। पीपीई लिखो, असेट लिखो, चलेगा, ठीक है। एक नोट लिख दो नीचे, नोट लिख देते नीचे, नोट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक नीचे नोट लिखिए, नोट 2 lakh gain on revaluation, 2 lakh gain on revaluation will be credited to revaluation reserve account. 2 lakh gain on revaluation will be credited to revaluation reserve account, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में भी लिख दिया अपन ने, ये हो गया पहले का आंसर। अरे बस, अब लिखिए बी, एक लाइन छोड़ के लिखिए बी। ये बोला 33 लाख का वैल्यू हो गया बेटा, तो अब 35 से 33 हुआ, पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो 2 असेट आएगा, बट डेबिट में शो करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को। 3 लाख तक पड़ा है, 2 लाख ही करना है तो 2 लाख कर लो। तो लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले हेडिंग डाला इफ फेयर वैल्यू इज 33 लाख, पहले हेडिंग डाल दो इफ फेयर वैल्यू इज 33 लाख, हेडिंग डाल देंगे पहले इफ फेयर वैल्यू इज 33 लाख, लिख दिया आपने। अब उसमें एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपीई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, टू पीपीई, हाँ आप कुछ भी लिखो, पीपीई प्रॉपर्टी प्लान चलेगा, ठीक है। कितना 2 लाख, 2 लाख से एंट्री हो जाएगी, खत्म। नोट लीजिए, नोट revaluation loss of rupees 2 lakh, revaluation loss of rupees 2 lakh, revaluation loss of rupees 2 lakh will be adjusted, revaluation loss of rupees 2 lakh will be adjusted against the balance of revaluation reserve, will be adjusted against the balance of revaluation reserve, ठीक है, क्योंकि बैलेंस पड़ा है तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। डन। अब सी पॉइंट उसमें लिखेंगे ए व्हेन फेयर वैल्यू या इफ फेयर वैल्यू इज 31 लाख, इफ फेयर वैल्यू इज 30 लाख, 33 लाख नहीं, कितना है 31, सॉरी 31 लाख लिख दिया। अब देखो 31 लाख का हुआ भैया, 35 से 31 4 लाख का, तो इसका मतलब 4 लाख 3 का तो बैलेंस है, एक कहां से आएगा पीएनएल से लॉस, तो एंट्री लिखिए, पहले एंट्री लिखते थे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
1 lakh. 2 property plant equipment 4 lakh. नोट लिखिए, नोट नोट revaluation loss of rupees 4 lakh. Revaluation loss of rupees 4 lakh will be adjusted against revaluation reserve, ब्रैकेट में लिखना एग्जिस्टिंग बैलेंस, एग्जिस्टिंग बैलेंस जितना बैलेंस है, ठीक है। एंड रिमेन बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख लिख दो, कितना था, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख एंड रिमेनिंग 1 लाख। कितना लास्ट क्या लिखा था मुझे बताना, लास्ट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 3 लाख, ठीक है। एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख यार, एंड रिमेनिंग लॉस या बैलेंस जो भी आप बोलो, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, या विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। खत्म। बोलो समझ में आया तुमको ये वाला? तो अब देखो प्रैक्टिकल में कौन से हो गए बेटा, चलो 5 हो गया, 6 हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, बराबर ना। हाँ बात करते हैं पहले, उससे पहले एक बार रुक जाओ, उसके पहले ना 1 से पहले अपन ये देख लेते हैं अमोर्टाइजेशन, क्या देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे टेंजिबल असेट का डेप्रिसिएशन होता है वैसे इनटेंजिबल क्या होगा, तो जो टेंजिबल फिक्स असेट थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन जो भी थी, उसके बदले अब पेटेंट गुडविल कॉपीराइट आएगा, और जो डेप्रिसिएशन था उसके बदले का वर्ड यूज करना है अमोर्टाइजेशन, बस बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, लेजर वैसे ही बनेगा, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ वही आपको चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, यहाँ पे देखिए, Kumar R&D company register a patent. The patent meet the criteria of intangible asset on 1st July 2021. Development at a cost of 28 lakh and spent 2 lakh. मुझे बताओ उसको एक्वायर करने में जो भी खर्चा होता है वो ऐड होता है कि नहीं होता है? तो ये पेटेंट कितना 28 लाख का होगी, 30 लाख का होगा, 30 लाख का ऐड हो गया उसमें। पेटेंट की लाइफ कितनी है बेटा, 10 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डिवाइड बाय 10 कर ले, कितना हो गया 3 लाख, तो इसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन वही। अब इसका लेजर बनाने का है, तो अब मशीन का लेजर कैसे बनता है, वैसे पेटेंट का बना दो, तो एंट्री होती है पेटेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 28 लाख, और पेटेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। अच्छा तो दोनों को ऐड करके 30 लाख भी लिख सकते हो। फिर बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन लिख के लिखेंगे बाय अमोर्टाइजेशन, बस, और फिर बाय बैलेंस, फिर ये ओपनिंग बैलेंस, वापस बाय अमोर्टाइजेशन, बाय बैलेंस, खत्म। अब क्योंकि बीच में हुआ है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो वैसे 6 महीने का अमोर्टाइजेशन होगा, और अगले साल में पूरे 12 महीने का होगा, हो गया। डेप्रिसिएशन के बदले अमोर्टाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर होता है, ये भी कहां पर ट्रांसफर होगा, पीएनएल में। मतलब डेप्रिसिएशन को रिप्लेस कर दो विद द अमोर्टाइजेशन, बस, और कुछ नहीं है। अरे क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, याद रखना जब भी इनटेंजिबल असर आएगी तो आपको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना, अमोर्टाइजेशन नहीं करना है। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट ऑफ अ मूवी ऑफ 18 लाख विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रीमिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर। भाई 18 लाख 10 साल की लाइफ, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 1,80,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, बिगिनिंग ऑफ द 4th मतलब 3 साल हो गए, तो 1,80,000 इंटू 3 कर लो, 5,40,000, तो 18 में से 5,40,000 माइनस कर ले, आज की डेट में इसका वैल्यू कितना बच गया, 12,60,000। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अब इससे लाइफ है ना रिवाइज होगी, अब लगता है सिर्फ 5 साल ही चलेगी, तो डिवाइड बाय 5 कर लो, रिवीजन हो गया, बस डिवाइड बाय 5 किया, अमाउंट अगले साल का मिल गया। अरे क्या बोला, समझ में आया?
वो सेम वैसा जो पहले की था वैसे इलेक्ट्रिसिटी 11 12 की ना वैसे ही है, बस वो सिर्फ नाम चेंज हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा अमोर्टाइजेशन। क्या हो गया बेटा ये तेरा? यहां तक बताओ, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना चाहिए वो थोड़ा एग्जाम में घुमा सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो मैंने ये एसी परचेज किया, ठीक है, 1 जुलाई को, नहीं 1 जनवरी को मान लेते हैं, और मैंने इसको यूज किया 1 मार्च से, 2 महीने ऐसे रखा, मतलब ठंडी नहीं, गर्मी नहीं थी तो ऐसे रखा, ठंडी थी तो जो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज तुम करोगे वो 1 जनवरी से करोगे, 1 मार्च से करोगे? जनवरी से, कि हमने परचेज तब किया तब से करेंगे। अब थोड़ा और लेते हैं, मैं ट्रक लेके आ गया 1 जनवरी को, बट वो उस टाइम पे अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, रेडी फॉर यूज नहीं था, वो अवेलेबल फॉर यूज है 1 जुलाई से, तो मैं डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करेगा? अच्छा, मैंने उसको यूज किया 1 दिसंबर से, तो भी 1 जुलाई से। आपने यूज कब किया उसको फर्क पड़ने वाला? आप डेप्रिसिएशन तब से चार्ज करोगे जिस टाइम पे वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज थी या रेडी फॉर यूज थी। तुमने यूज किया कि नहीं किया उसको ले लेना। तो एग्जाम ऐसा डेट में घुमा सकता है, 2 डेट दे दे, एक बार बीच में दी हुई है, 2 डेट देते तुमको कि 1 जनवरी को परचेज किया बट यूज किया 1 जुलाई से। बच्चा कंफ्यूज है, यूज तो 1 जुलाई से किया है, परचेज 1 जनवरी को किया है, तो यूज के तब से होगा? नहीं भैया, जिस दिन तेरे पास अवेलेबल फॉर यूज था तब से करना है। बट मान लो अवेलेबल फॉर यूज ही लेट हुआ है, तो जिसने अवेलेबल फॉर यूज हुआ है ना उस दिन से ही करना है। क्या बोला, समझ में आया? फिर तुमने यूज किया नहीं किया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो। बाकी इसमें सब कुछ हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 अभी क्या है मैं बता देता हूं आपको। 2 सजेशन है मेरे। पहला सजेशन, अगर ये एग्जाम में आ जाए तुम्हारे पास और तुमको अगर ऑप्शन में कुछ दूसरे क्वेश्चन मिलते हैं तो इसको मत करना, उनको कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं कि ये टफ है, टफ नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम में, और गलती होने के चांस भी थोड़े इसमें तुम्हारे ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, और इसके आने के चांस भी काफी कम है, ठीक है, चांस कम, ऐसा ही नहीं आएगा, कम कम है बोला, ठीक है। वैसे ये बहुत लंबा चला क्वेश्चन, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीजें हुई है, तो ये करने में समझने में बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा एग्जाम में भी, तो इसके लिए, ठीक है। बट 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक जो ऑलरेडी चैप्टर में बहुत तंग हो चुके हैं, बैन बजी पड़ी है, वो तो इसको छोड़ देना। बाकी लोग जिसको सही से समझ में आ रहा है, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो रिस्क नहीं लेनी है तो वो इसको कर लेना। इसका मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो भेजूंगा, मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक पूरा ऐसी लाइव में लिया हुआ वीडियो है, वो आप देखोगे, वो समझोगे, खत्म कर दोगे। जिसको पढ़ना है, जब भी पढ़ना है आप तब वो वीडियो देख लेना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने बोला एग्जाम के हिसाब से अगर आए भी, अरे कंपल्सरी में नहीं आए तो इसको छोड़ने का ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगी, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये आए तो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके साथ में ये चैप्टर क्या होता है, बोलो भारत माता की।